अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे, डेट है आज 23 फरवरी। ये महीना भी ख़त्म होने वाला है, इसमें टाइम अब शॉर्ट है, 6 से 7 दिन रह गए क्योंकि ये 28 दिन का महीना होगा। 28 लास्ट डे होगा इस महीने का। तो बहरहाल कुछ ख़बरें और हालात हाज़रा और मार्केट मूवमेंट के हवाले से तकरीबन डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। और आज जो हमारे पास सूरत हाल है, जो मार्केट वॉच है, जो मार्केट के हवाले से कुछ बातें हैं, उससे पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि 2 दिन कबल एक बड़ा वाक़या, ख़तरनाक वाक़या रोनुमा होने से बच गया। कोलोराडो अमेरिका के एक शहर में यूनाइटेड एयरलाइन की एक जहाज़ जो बोइंग 777, उसका एक इंजन में आग लग गई और आग लगने की बेसिस पे बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल रोनुमा होते होते बच गई। और बहुत सारे लोग जो उस जहाज़ में बैठे हुए थे उन्होंने उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई और उसमें बज़ाहिर साफ दिखाई दे रहा है कि उसके एक इंजन में आग लगी हुई है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने सबको बचाया और वो सेफली वो जहाज़ लैंड कर गया। उसके वेरी नेक्स्ट डे बोइंग तैयारी की जो कंपनी, जो बोइंग तैयारा है उसकी जो कंपनी है, उसने ये ऐलान किया कि पूरी दुनिया में जितने भी 777 बोइंग तैयारे हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाएगा और वो अब नहीं उड़ाए जाएंगे जब तक उनकी कंप्लीट जो चेक एंड बैलेंस है उनकी इन्वेस्टिगेट ना हो जाए, उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 100% ओके ना कर दें। उस हवाले से बहुत सारी बातें आई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया बोइंग ने कि जनाब उसके तमाम 777 तैयारे अब हवा में नहीं उड़ेंगे। लेकिन एक बड़ी मुज़ायक़ा ख़ेज़ ख़बर हमारे सामने आ रही है और वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की जानिब से ये बात सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने 777 तैयारों को ग्राउंड नहीं करेंगे। यानी एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो तैयारा बनाने वाली कंपनी है बोइंग, उसने खुद कह दिया कि वो 777 तैयारे वो ग्राउंड कर रहे हैं। और हमारी जो PIA है, जो बड़ी ज़बरदस्त इदारा है, अब इसको क्या कहा जाए, आपके सामने है कि हर 2-4 महीने पे कोई ना कोई जहाज़ गिर रहा होता है। कभी साल में, अभी रिसेंटली कराची में मॉडल कॉलोनी के वाक़े में तकरीबन 150 से 200 लोग हलाक हो गए, जहाज़ गिर गया, लैंड नहीं कर सका। बहुत सारे हालात हमारे सामने हैं। PIA की जो नगुफ्तबा हालात हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो दुनिया के सामने है। लेकिन इस मौके पे जब आप ये देख रहे हैं कि बोइंग तैयार ने खुद ये कह दिया कि वो 777 तैयारे को ग्राउंड कर रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान? PIA ये जवाब कैसे दे सकता है कि जनाब हम अपने बोइंग तैयारे जो 777 है उनको ग्राउंड नहीं करेंगे? वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के बड़े ज़बरदस्त इंजन लगे हुए और ये गिरेंगे नहीं। तो ये सारी बातें इनको बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है और PIA को हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब और जो हमारा सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है जो सारा मॉनिटर करता है, वो इसको देखे, उनके इस कमेंट्स को चेक करे कि ये जो क्लैश पाया जा रहा है PIA और बोइंग तैयारे जो कंपनी है उनके दरमियान, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जहाज़ों में जो सफ़र लोग करते हैं वो बड़े डाउटफुल अंदाज में सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब बस दुआ पढ़ लें, पता नहीं हम अपने मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ये PIA का आजकल हालात हैं। तो बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है कि बोइंग और PIA के दरमियान ये जो डिफरेंसेस ऑफ कमेंट्स हैं इसको चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, कल भी इंपॉर्टेंट डे था। कल 22 फरवरी को स्टार्ट हो गई पेरिस बेस्ड FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 25 फरवरी यानी आज से 2 दिन के बाद इसके फाइनल कमेंट्स आ जाएंगे और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला होने वाला है और इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से होपफुली निकाल दिया जाए। लेकिन बहुत सारे मामला हमारे सामने हैं और FATF के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाते हैं कि जनाब सिर्फ पाकिस्तान के पीछे ही ये FATF क्यों पड़ा हुआ है। FATF का सबसे बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान करता है और जनाब जो बैंकिंग हमारा सिस्टम है उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं और उसमें डाउटफुल जो ट्रांजैक्शन है उनको सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे सामने तो बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनली
वो ये कहती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया, जो कि ब्लैक मनी का गढ़ समझा जाता है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में तो जितने भी ब्लैक इकोनॉमी है या जो लोगों का इलीगल पैसा होता है वो तो स्विट्जरलैंड में जाके उसको ओपन किए जा सकते हैं। उसके खिलाफ क्यों FATF आवाज़ नहीं उठाता? बरतानिया के खिलाफ FATF क्यों आवाज़ नहीं उठाता? सिर्फ पाकिस्तान को ले दे के FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, और हर 6 महीने के बाद ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का लिस्ट से नाम निकाल दिया जाएगा, और जब उसका रिजल्ट आता है तो पता ये चलता है कि जनाब मजीद 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रखा जाएगा। और इसमें हम बड़ा खुशी का इजहार करते हैं कि जनाब अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ। देखिए, बात इस यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि FATF में पाकिस्तान को कब और कैसे निकाला जा सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे पॉइंट्स को रेस करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन का मसला है, इसराइल के साथ जो मामलात हैं उसको देखने की ज़रूरत है, या कश्मीर का जो इशू है इसको हमें देखने की ज़रूरत है। इन तमाम मामलात को देखने के बाद हमें कहीं कोई इसका सलूशन होता हुआ दिखाई देता है। हमें बहरहाल इस हवाले से बातचीत करनी चाहिए, हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको बात करनी चाहिए कि इसराइल को अगर कबूल करना है या नहीं करना है तो इसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फ़लस्तीन की आज़ादी जो पिछले 70-100 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उस बेसिस पे क्या हमें इसका निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं जनाब पाकिस्तान इसराइल को अगर कबूल कर ले तो हम जो है वो पाकदामन हो जाएंगे, हमारे ऊपर से तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे, हमारे ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे ऊपर से जो टेरर फाइनेंसिंग के जो दाग लगे हुए हैं वो सब धुल जाएंगे। क्या ये हकीकत है? क्या पाकिस्तान के ऊपर पीछे से कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब इसराइल को कबूल कर लिया जाए? अगर इसराइल के कबूल करने में ही हमारी कामयाबी पिन्हा है तो इसको देखना पड़ेगा। हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको इस पे सर जोड़ के सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डिबेट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का नाम आया FATF से क्यों कर और कैसे निकाला जा सकता है। तो बहरहाल हमारी उम्मीदें तो अभी तक इंटैक्ट हैं, और पाकिस्तान के तमाम लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, वो भी इस पॉइंट को लेके देख रहे हैं कि इन 2 दिनों के बाद पाकिस्तान के हवाले से क्या जवाब आता है और क्या फैसला सुनाया जाता है कि पाकिस्तान का नाम FATF में की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। बहरहाल इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कल और आज 2 दिनों से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडेक्स है, उसके अंदर थोड़ी सी एक इबहम, एक अप्स एंड डाउन्स की मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की स्टॉक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी और अभी भी कर रही है। और ये जो FATF का मामला है या पाकिस्तान में जो 3 मार्च को सेनेट में इलेक्शन होने वाले हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पाकिस्तान का नाम FATF में रहेगा, नहीं रहेगा। तो बहरहाल इस हवाले से जो एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक अप्स एंड डाउन्स की तरफ चल रहा है। कभी माइनस हो जाती है मार्केट 100 पॉइंट, तो कभी 100 पॉइंट प्लस हो जाती है। बहरहाल ये 2 पॉइंट, एक FATF और 3 मार्च को सेनेट में होने वाले इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इस इबहम का शिकार हैं कि एक मुहिम जो पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है कि लोगों को क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही है कि आगे होगा क्या। तो बहरहाल इसी वजह से स्टॉक में जो हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं उसकी बेसिकली वजह यह है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान की इकॉनमी का अच्छा है। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये PSL 6 शुरू हो गया है, ये बड़ा खुश आइन है। इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, कराची के नेशनल स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं और बड़े पुरसुकून अंदाज में हो रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पाकिस्तानी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, खासतौर पे जो हाई टेक है, सीमेंट सेक्टर है या आपका जो स्टील सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से, रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं ये अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये सारे रिफ्लेक्शंस हमारे सामने जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नज़रें हैं वो FATF और 3 मार्च के सेनेट के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ ही दुनिया की स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं। कल 2-3 से हमने देखा कि वो जो मैंने आपसे जिक्र किया PIA और बोइंग तैयारे के हवाले से, तो
तो 3 दिन पहले जो कोलोराडो में वाक़या हुआ कि जनाब वो जहाज़ गिरते गिरते बच गया और बोइंग तैयार है, जो बोइंग कंपनी है जो कि एक साल से हम देख रहे हैं कि दुनिया में 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, एयरबस है, बोइंग है। तो बोइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा एक डेंट लगा बोइंग के शेयर मार्केट पे और उसमें बोइंग के शेयर वैल्यू, शेयर प्राइस बोइंग की डाउन हो गई। अच्छा, जब बोइंग की डाउन हुई तो उसके साथ जितनी भी उसके रिलेटेड शेयर्स थे, यानी आजकल हम ये देख रहे हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंटर रिलेटेड हैं। कोई एक कंपनी का शेयर गिरता है तो उसके साथ दूसरी कंपनीज भी उसके शेयर्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब बोइंग पे ये खबर आई कि जनाब ये तैयारा जो है वो डिस्टर्ब हुआ और वो गिरने से बच गया, बहरहाल इसकी वजह से हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी स्लम्पिंग सिचुएशन आ गई और मार्केट डाउन हो गई थी, लेकिन बहरहाल इसको हैंडल कर लिया गया और वो जहाज़ गिरने से बच गया, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट दोबारा रिकवर भी हो गई। आज भी थोड़ी सी मार्केट बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन बोइंग तैयारे के हवाले से जो खबरें हमारे पास थी नेगेटिव, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही 777 बोइंग को ग्राउंड कर दिया और ये कहा कि जब तक ये तमाम इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाती उस वक्त तक हम 777 को नहीं ऑपरेट करेंगे। तो बहरहाल इस वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मार्केटें दोबारा हायर नोट्स पे चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। शाम को 7:30-8 बजे अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन मिस्टर जर्मी पावल की टेस्टिमनी होगी और पिछले 6 महीनों में उनकी जो भी कारकर्दगी रही, जो भी वो पॉलिसीज लेकर आए, उस हवाले से कांग्रेस में उनकी जो बैंकिंग कमेटी है उनके सामने उनको टेस्टिफाई किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि जनाब उन्होंने पिछली बार जो भी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया तो उसके क्या रिजल्ट सामने आए। इसके साथ ही इनकी जो टेस्टिमनी होती है उसमें नॉर्मली पूरी दुनिया की मीडिया बैठी भी होती है और वो ये देखती है कि जनाब इनकी टेस्टिमनी के दौरान हमें ये चेक करते हैं, दुनिया ये चेक करती है कि जनाब कहीं अमेरिका की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट या शरह सूद के बढ़ाने के हवाले से कोई कमेंट आता है या नहीं आता। इन इशारों को हमें चेक करना पड़ता है। तो बहरहाल आज शाम 7:30-8 बजे तक इन इशारों को हम चेक करेंगे और इन इशारों पे ही नॉर्मली मार्केट मूव कर जाती है। हमें ये देखना पड़ेगा क्या जर्मी पावल साहब अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखते हैं 0% पे या मनफी दर्जात में लेकर जाते हैं, या अगर वो ये फील करते हैं कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे चल रहे हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सिलसिला है वो कंट्रोल हो रहा है और वैक्सीन जो है वो नॉर्मल तरीके से मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, तो इन बेसिस को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि जर्मी पावल जब भी वेबिनार या सेमिनार के तौर पर कहीं सामने आते हैं तो वो इस बात का इशारा देते हुए दिखाई देते हैं कि उनका कोई ऐसा इरादा अभी नहीं है कि अमेरिका का शरह सूद बढ़ाया जाए। और आज भी यही कवी इम्कानात की जो खबरें हैं, जो बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो यही है कि जर्मी पावल साहब कहीं कोई ऐसा बयान नहीं देते हुए दिखाई देते कि वो ये कहें कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि हालात हमारे सामने हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। कमोबेश 5 लाख लोग इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, मर चुके हैं, लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लाखों की तादाद में वहां पर जो इन्फेक्शन केसेस हैं, जो टेस्ट करने के बाद उनके पास जो रिजल्ट आया वो करोड़ों में चले जाते हैं, जो केसेस उनके सामने जो हैं। बहरहाल इसमें रिकवरी केस बहुत अच्छा है, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि हालात साजगार हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केटें हायर लेवल्स पे खड़ी हुई हैं। तो बहरहाल आज शाम को हमें ये इशारे चेक करने पड़ेंगे कि जर्मी पावल साहब क्या बयान देते हैं। जो मेरी अपनी फीलिंग है, जो मेरा अपना तज्जिया है, उसमें यही दिखाई देता है कि जर्मी पावल साहब कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं देंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस पैंडेमिक और $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी वो एक डोलड्रम का शिकार है, और इसके साथ ही जो वैक्सीन का मामला है वो भी आपके सामने है। तो इन तमाम बेसिस का जायजा लेते हुए आज ये फीलिंग्स नहीं है कि अमेरिका कहीं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ऐसी कहीं कोई उम्मीद वाकई नहीं होती हुई दिखाई देती। अच्छा, बहरहाल आज पूरी दुनिया की जो स्टॉक हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, ग्रीन टेरिटरी में चल रही है इस वक्त। अभी तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सुबह चाइना के हाउसिंग प्राइस बहुत अच्छा पॉजिटिव उसका रिएक्शन आया है। इसी तरीके से यूके का एवरेज अर्निंग जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी मुस्बत आई है, प्लस में आई है। लंदन की इकोनॉमी सिचुएशन जाहिर है, वहाँ पर लॉकडाउन और शटडाउन की सोबतों से लोग गुजर रहे हैं और बड़ा ज़्यादा तकलीफ में हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन सिलसिला है, ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ
बेहतर है, कोई इतनी ख़राब नहीं हुई। लेकिन कल बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उन्होंने कुछ पैकेज दिए हैं, कुछ ऐलानात किए हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा है कि जनाब इसको बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे और कोरोना वायरस के बेसिस पे जो लॉकडाउन और शटडाउन है उसको और ग्रेजुअली बेहतर किया जाएगा, ना कि उसको डाउन किया जाए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बरतानवी करेंसीज भी जो 1.41 के करीब आज आ गई है, कई महीनों के मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर है। इसी तरह के यूरो करेंसी वो मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर है। इन तमाम करेंसीज के ऊपर जाने की वजूहत जो सिर्फ दिखाई दे रही है वो अमेरिका के शरह सूद का 0% पर रहना है। और इसी बेसिस पे कल भी मैंने आपसे कहा था कि सोने की कीमतों में इजाफा होगा और सोने की कीमतों को जहां भी मार्केट हेल्दी करेक्शन डाउन साइड पर आए आप उसको बाय करें, सेल ना करें। क्योंकि मैं पहले भी आपको तमाम तज्जियाती जो रिपोर्ट्स हमारे पास दुनिया भर की आती हैं, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, HSBC हो, गोल्डमैन सैक्स बैंक हो या और दुनिया के बड़े बड़े जाइंट बैंक्स हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि जनाब पूरी दुनिया में जो सोने की जो मांग में इजाफा हो रहा है उन बेसिस पे ये $2000, $2100 या $2500 पर आउंस तक मार्केट जा सकती है। और उसके जाने की एक वजह अमेरिका के जो शरह सूद है वो 0% पे रहने की एक बुनियादी वजह है। तो इसी बेसिस पे मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बातें करता रहता हूँ कि जनाब सोने की कीमतों में खातिर खा मजीद इजाफा होगा और वो हो रहा है। आज भी आप देख लीजिए कि $1815 पर आउंस का मार्केट ने हाई कर दिया है। अपने रिसेंट लो से तकरीबन $50-60 मार्केट ऊपर की तरफ जा चुकी है और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, न सिर्फ गोल्ड के साथ बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे जो बेस मेटल है, जो इंडस्ट्रियल मेटल कहलाते हैं, कॉपर तारीख में 11 साल की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ा हुआ है। इसी तरीके से सिल्वर है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, ये तमाम मेटल आइटम जो कि प्रीशियस एंड बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल कहलाते हैं, ये हाईएस्ट लेवल पर चलते चले जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कॉपर की अगर हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, आज से 11 साल पहले यही कॉपर $4 पे जब चल रहा तो अमेरिका की स्टॉक इंडेक्स 1200 पे थी, अमेरिका की S&P 1200 पे थी। आज अमेरिका की S&P तकरीबन 4000 के इंडेक्स पे खड़ी हुई है और कॉपर वहीं $4 पे। तो इन बेसिस पे मैंने आपको तज्जियाती एक एनालिसिस, एक पॉइंट बताया था कि जनाब ये कॉपर की मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, क्योंकि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ती चली जा रही है। आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूरोप में ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं कि जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें खातिर खा इजाफा होता चला जा रहा है। और इन्हीं इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसके अंदर कॉपर, सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, लेड, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। और इन्हीं बेसिस पे मैं आपसे बहुत अरसे से ये कहता चला आ रहा हूं कि जनाब इन तमाम मेटल आइटम में बहुत ज्यादा तेजी हो जाएगी। और इसके बरक्स हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने अपना शरह सूद 0% पे या मनफी दर्जात में रखा हुआ है, जिसमें स्विट्जरलैंड 75 बेसिस पॉइंट माइनस है, जापान 10 बेसिस पॉइंट माइनस है। इन बेसिस पे तमाम स्टॉक में मजीद तेजी लगती है, क्योंकि लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते, वो बिजनेस एक्टिविटी में लगाना चाहते हैं और बिजनेस एक्टिविटी लगाने की वजह से मार्केट ग्रो कर रही है। बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ रही। आज अर्ली मॉर्निंग हमारे पास 2 इकोनॉमीज बंद थी। रूस में आज आम तातीलात थी और इसी तरह जापान के जो किंग है, जो वहाँ के एम्परर हैं, उनकी 61 उनकी बर्थडे एनिवर्सरी की वजह से जापान में आम तातील है। जापान आज बंद था, जिसकी वजह से आज सुबह मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा लेस रहा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में ओवरऑल पोटेंशियल काफ़ी एग्जिस्ट करता है। बहरहाल ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि मज़ीद और क्या ख़ास हालात और वाक़यात और ख़बरें रहती हैं, वो फिर आपसे लेटर ऑन में डिस्कस करूँगा। और इसके साथ ही आज शाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे पास रहेगा वो मिस्टर जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी और FATF के हवाले से कुछ कमेंट्स। जाते हुए आपसे इजाज़त कि इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्त अहबाब में। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।